नमस्कार साथियों। आज हम इस सीरीज की 5वीं क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य, जनजाति और हस्तशिल्प कलाओं के बारे में आज की क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। वन्य जीव अभ्यारण्य, सेंचुरी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए एक विशेष क्षेत्र होता है जहां पर वन्य जीवों के लिए एक विशेष माहौल तैयार करके उनको संरक्षित रखा जाता है। कई श्रेणियों में वन्य जीव अभ्यारण्य बटे होते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य होते हैं, राज्य अभ्यारण्य होते हैं जिनको वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं, टाइगर रिजर्व अलग से घोषित होते हैं, रामसर साइट्स अलग होती है, जंतुआलय होते हैं, मृगवन होते हैं, आरक्षित क्षेत्र होता है, सुरक्षित क्षेत्र होता है और अवर्गीकृत वन वाला क्षेत्र अलग होता है। तो कई श्रेणियां हैं वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। पर हम कुछ महत्वपूर्ण वन्य जीव अभ्यारण्य जो राजस्थान में विशेष महत्व रखते हैं, जहां देश विदेश से पर्यटक घूमने आते हैं, उनके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम जनजाति और दूसरी महत्वपूर्ण चीज हस्तशिल्प कलाएं जो राजस्थान की फेमस है, उन पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य के संदर्भ में सबसे पहले बात करते हैं कि राजस्थान में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। तो 3 तो राष्ट्रीय उद्यान है। 3 राष्ट्रीय उद्यानों का नाम चर्चा करूंगा। एक राष्ट्रीय उद्यान हमारा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है जो फावा माधोपुर के अंदर है। दूसरा है हमारा केवलादेव घनी पक्षी विहार जो भरतपुर के अंदर आता है। और तीसरा है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जिसको दर्रा नेशनल पार्क बोलते थे पहले, अब मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम कर दिया। कोटा झालावाड़ इसकी लोकेशन है। तो 3 हमारे यहाँ राष्ट्रीय उद्यान है। 5 टाइगर रिजर्व। 1973-74 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था कि देश में बाघ की संरक्षित प्रजातियों को सुरक्षित करने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973-1974 में हुई। जोधपुर के एक व्यक्ति थे कैलाश सांकला जी, उन्होंने टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की, इसलिए उनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो 5 टाइगर रिजर्व इस समय राजस्थान में हैं। पूरे देश में 53-54 टाइगर रिजर्व है और राजस्थान में 5 है। ठीक है, एक रणथंभौर के अंदर टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है, दूसरा मुकुंदरा में चल रहा है, तीसरा सरिस्का में चल रहा है, चौथा रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी में चल रहा है और 5वां धौलपुर करौली के अंदर अभी लेटेस्ट अगस्त सितंबर के आसपास इसके नोटिफिकेशन जारी हुआ था। तो 5 टाइगर प्रोजेक्ट चल रहे हैं राजस्थान के अंदर। उसके बाद 2 रामसर साइट। रामसर सम्मेलन 1971 में हुआ था और 1975 में इसका परिवर्तन हुआ। रामसर ईरान की एक जगह है, वहां पर सम्मेलन हुआ था। वेटलैंड, जो ऐसी जमीन जिस पर थोड़ा पानी भरा होता है उसको बोलते हैं वेटलैंड। तो वेटलैंड के संरक्षण के लिए ये रामसर में सम्मेलन हुआ था। और जो वेटलैंड होती है जहां पर पानी भरा हुआ रहता है, उनका संरक्षण करने वाली जगह के लिए उस साइट को रामसर साइट घोषित कर दिया जाता है। उस सम्मेलन के वजह से उसका नाम रामसर रखा जाता है। तो राजस्थान के अंदर 2 वेटलैंड साइट हैं। पहली है आपकी केवलादेव घना पक्षी विहार, यहाँ पर 2 सेंचुरी के अंदर 2 बड़े बड़े तालाब हैं, उनको वेटलैंड घोषित कर रखा है और उन तालाबों से छोटे छोटे घास के बीच में पानी भरा रहता है। तो वो पूरा क्षेत्र 70-80 किलोमीटर का वेटलैंड घोषित किया हुआ केवलादेव नेशनल पार्क को। और दूसरा जो सांभर झील है उसको भी राजस्थान के अंदर वेटलैंड घोषित किया हुआ है, क्योंकि सांभर झील में पक्षी आते हैं, वन्य जीव पक्षी, साइबेरियन सारस वगैरह, तो उनका संरक्षण किया जाता है वहाँ। तो 2 साइटें जो राजस्थान में रामसर साइट की नोटिफिकेशन प्राप्त है, एक केवलादेव घना पक्षी विहार और दूसरी आपकी सांभर झील है। 5 जंतुआलय हैं। ठीक है, चिड़ियाघर बोलते हैं जिसको। 5 जंतुआलय, एक जयपुर में, एक जोधपुर में, एक उदयपुर में, एक कोटा और एक बीकानेर। 5 जंतुआलय हैं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर। ठीक है, 7 मृगवन, जहां मृग होता है हिरन, उसके संरक्षण के लिए 7 मृगवन बने हुए हैं। 2 जयपुर के अंदर भी हैं इसके मृगवन। ठीक है, 27 राज्य सेंचुरी, अगर नेशनल सेंचुरी को हटा दे, राष्ट्रीय उद्यानों को हटा दिया जाए, तो 27 वन्य जीव अभ्यारण्य ऐसे हैं जो राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो मुख्य रूप से वन्य जीव अभ्यारण्यों की ये मैंने श्रेणियां बता दी। इसके अलावा भी
कुछ वनों के वन भी इसके साथ ही वन्य जीव अभ्यारण्य के साथ आते हैं, उनकी भी अलग अलग श्रेणियां होती है। हम डिटेल में पढ़ेंगे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को। सवाई माधोपुर के अंदर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर देश का पहला टाइगर प्रोजेक्ट 1973-74 में शुरू हुआ था। ठीक है, इसको भारतीय बाघों का घर कहा जाता है। ठीक है, बाघ एक सुरक्षित वर्ग आते हैं, रेड डाटा बुक में इनका नाम आता है। जो विलुप्त होने वाले प्राणी है उसके अंदर इसको काउंट किया जाता है बाघों को। तो भारत में बाघों के संरक्षण के लिए 1973-74 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ। तो सबसे पहले रणथंभौर का यहाँ का वातावरण टाइगरों के अनुकूल था, तो यहाँ अधिकतम टाइगरों की वृद्धि हुई, इसलिए इसको भारतीय बाघों का घर कहा जाता है। इस सेंचुरी के अंदर एक तो रणथंभौर का किला स्थित है, जो रणथंभौर फोर्ट पढ़ेंगे वो इसी सेंचुरी के अंदर आता है। उसके अलावा एक जोगी महल है। ठीक है, पानी के भरा हुआ तालाब है, उसके किनारे ये महल बना हुआ है, जोगी महल। त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर की, यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है। और पूरे भारत में जब जब भी शादी विवाह होते हैं तो यहाँ पर कार्ड बाय पोस्ट से भेजा जाता है। हर दिन के 3 से 4 बड़े पैकेट कार्डों के भर के पोस्ट ऑफिस यहाँ छोड़ के जाता है त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर में। रणथंभौर दुर्ग, कुक्कुर घाटी, ठीक है, ये यहाँ का फेमस जगह है। इस सेंचुरी के अंदर एक मछली नाम की बाघिन थी T16, वो यहाँ की बहुत प्रसिद्ध रही। इस पर एक मूवी भी बनी थी जिसको ऑस्कर में नॉमिनेटेड किया गया था। साथ में अभी इसका जो राजस्थान के वन मंत्री हैं संजय शर्मा जी, उन्होंने इस मछली बाघिन का एक स्मारक भी रणथंभौर के अंदर स्थापित करवाया और उसका भी उद्घाटन किया था। ठीक है, तो बहुत चर्चा में रही है मछली बाघिन, सबसे उम्र दराज बाघिन थी ये, और अभी इनकी विगत 6 महीने के अंदर मृत्यु हो गई। जोधपुर के कैलाश साखला है, इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, पूरे भारत में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू करने का श्रेय कैलाश साखला जी को जाता है। ये जोधपुर से आते हैं, तो इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दूसरा, केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य, रणथंभौर को अच्छे से पढ़ना भाई, इसको देखने हर देश विदेश की बड़ी हस्तियां आती रहती है। गांधी परिवार, सचिन तेंदुलकर से लेकर बिल गेट्स तक सब लोग देखने आते हैं, तो इसको अच्छी तरह से पढ़ना। केवलादेव घना पक्षी विहार 70-80 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ ये अभ्यारण्य भरतपुर के अंतर्गत आता है। यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन, जो पूरे विश्व के देशों की संस्था है, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन बोलते हैं, उसकी एक संस्था है यूनेस्को, जो सांस्कृतिक और धरोहर स्थलों को सुरक्षित करने का कार्य करती है। तो यूनेस्को ने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर रखा है। विशेष संरक्षण के लिए यूनेस्को यहाँ कार्य कर रही है। पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है इस जगह को, कि यहाँ पर इस प्रकार के पानी और पेड़ पौधों का वातावरण है कि पक्षी यहाँ पर आते हैं। विदेश से पक्षी, साइबेरिया देश आता है, रूस के अंदर साइबेरिया एक क्षेत्र है जो उत्तरी ध्रुव के पास है, जहाँ साल भर -50 डिग्री तापमान रहता है, पर सर्दी के मौसम में वहाँ तापमान चला जाता है -300 डिग्री तक। तो जो साइबेरिया वाला क्षेत्र है, रूस के ऊपर का जो उत्तरी ध्रुव के पास आता है, वहाँ से साइबेरियन सारफ, जिसको इंग्लिश में क्रेन बोलते हैं, ये साइबेरियन क्रेन उड़कर सर्दी के मौसम में वहाँ -300 डिग्री को ये एडजस्ट नहीं कर पाते, इसलिए वहाँ से उड़कर ये 7-8 हज़ार किलोमीटर चल के हमारे भरतपुर में आते हैं और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। सर्दी का समय इनके प्रजनन का समय होता है। ठीक है, पक्षी और जीवों का प्रजनन का एक विशेष समय होता है, तो ये सर्दी के समय जब प्रजनन करते हैं तो यहाँ पर ही अपने प्रजनन कार्य को संपादित करते हैं। तो ये साइबेरियन क्रेन की प्रजनन स्थली भी कहलाती है, कि 6000 किलोमीटर दूर से साइबेरिया से पक्षी उड़ के आते हैं और केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य के अंतर्गत ये रह के जाते हैं पूरे सर्दी का 4 महीने मौसम। ठीक है, पक्षी वैज्ञानिक हुआ करते हैं सलीम अली, उनकी ये कर्मस्थली रही है। सलीम अली ने इस केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य को डेवलप करने पे बहुत कार्य किया है। पक्षियों के संरक्षण के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की हुई है, और यहाँ पर सलीम अली पक्षी सेंटर भी अभी स्टेब्लिश किया है स्टेट गवर्नमेंट ने। महाराजा किशन सिंह हुआ करते थे,
उन्होंने स्विट्जरलैंड की झीलों के आधार पर इसका निर्माण करवाया। तो ये भरतपुर महाराजा हुआ करते थे किशन सिंह जी, इन्होंने स्विट्जरलैंड देश है वहाँ की झीलों के आधार पे यहाँ पर 2-3 छोटी छोटी झीलें बनाई थी नदी पर, और उससे ये केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य डेवलप हुआ। ठीक है, आप इतना सा याद रखना, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और पक्षियों का स्वर्ग, ये साइबेरियन पक्षी ज्यादा आते हैं यहाँ पर। ठीक है, तीसरा मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कोटा झालावाड़ एरिया में आता है, मोस्टली कोटा के अंदर आता है, थोड़ा सा झालावाड़ एरिया में। पहले इसको दरा नेशनल पार्क बोला जाता था। 9 जनवरी 2012 को ये बना है। ठीक है, अभी 2012 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। पहले दरा नेशनल पार्क के नाम, दरा पार्क के नाम से राजस्थान का अभ्यारण्य था, इसको 2012 से नेशनल पार्क बना दिया। यहाँ तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ। पहला तो कहाँ हुआ था, रणथंभौर में, दूसरा यहाँ पर हुआ था सरिस्का वाले में, और तीसरा आपके मुकुंदरा हिल्स में। यहाँ गागरोनी तोते, ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ इसको, गागरोनी तोते। इस तोते की एक विशेषता होती है कि ये जमीन पर नहीं बैठता। ये गागरोनी तोता हिंदुओं का आकाश लोचन इसको कहा जाता है। ये आकाश है ना, आकाश लोचन हिंदुओं का इस पक्षी को कहा जाता है। धरती पर नहीं बैठता, ये पेड़ों पर ही बैठता है, कभी नीचे धरती पर नहीं बैठता। और एक घड़ियाल जो मगरमच्छ की तरह दिखते हैं, उनके संरक्षण के लिए मुकुंदरा हिल्स में विशेष परियोजनाएं चलाई जाती है। तो गागरोनी तोते और घड़ियाल के लिए यह अभ्यारण्य बहुत प्रसिद्ध है। अभी इसमें टाइगर प्रोजेक्ट चलने के बाद बाघों का भी अच्छा विकास हो रहा है। सरिस्का अभ्यारण्य अलवर के अंतर्गत आता है, बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। ठीक है, यहाँ भारत सरकार का 24वां और राजस्थान का द्वितीय टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत एक तो अजबगढ़ किला आता है। सर इसका अभ्यारण्य का जो क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है, 600-700 वर्ग किलोमीटर का। इसके अंतर्गत अजबगढ़ का किला आता है। भृतहरि की गुफा आती है। भृतहरि की एक, ये उज्जैन के राजा हुआ करते थे भृतहरि जी। ठीक है, इन्होंने राजपाट छोड़कर एक साधु का रूप धारण किया और इन्होंने यहाँ आकर तपस्या की। कनफटे नाथों के ये देवता माने जाते हैं, गुरु माने जाते हैं। कनफटे नाथ जो नाथ समुदाय से आते हैं, जिनके कान फटे हुए होते हैं, तो कनफटे नाथों के गुरु माने जाते हैं। भृतहरि की यहाँ पर गुफा बनी हुई है। एक बहुत ही रोचक स्टोरी है भृतहरि के साथ, मैं आपको शेयर करता हूँ कि राजा भृतहरि ने, उज्जैन के राजा हुआ करते थे और अपने समय पे पूरे भारत के सबसे बड़े सम्राट हुआ करते थे। उज्जैन बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। इनकी एक रानी हुआ करती थी पिंगोली नाम से। उस रानी से इनको अथाह प्रेम था। इन्होंने एक लंबी तपस्या करी और तपस्या कर कर जब ये लौट रहे थे तो इनको एक साधु मिला। साधु को तपस्या में विलीन था और शेर उसको खाने वाला था। इन्होंने शेर को मारकर साधु की जान बचाई। तो साधु ने प्रसन्न होकर भृतहरि को एक अमरूद का फल दिया कि ये फल आप खाओगे तो हमेशा इसी उम्र में बने रहोगे, आप कभी भी बुजुर्ग नहीं होंगे। वो अमरूद का फल लेके घर आता है। वो सोचता है कि मैं तो बुजुर्ग हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, क्या मतलब है, मैं अपनी रानी को देता हूँ कि ये हमेशा ऐसे की ऐसे ही सुंदर रूपवती बनी रहे। उन्होंने वो पिंगोली को दे दिया। अपनी रानी पिंगोली ने, वो पिंगोली किसी और से प्रेम करती थी। पिंगोली ने सोची कि मैं अपने प्रेमी को ये फल दे देता हूँ। वो फल उसके प्रेमी ने गांव की ही एक वेश्या को दे दिया, क्योंकि प्रेमी वेश्या से प्रेम करता था। और वो फल वेश्या ने सोचा कि मैं इस फल को खा लूंगी और मैं जवान बनी रहूंगी तो मेरा जीवन वैसे ही नरकमय हो रहा है, तो मैं जीवन भर नरक में ही ऐसे ही जीती रहूंगी अगर जवान रहूंगी तो कि गांव के इस उज्जैन के राजा बहुत अच्छा काम करते हैं, समाज सेवी, संत प्रकृति के अच्छे व्यक्ति हैं, क्यों ना ये फल उनको दे दिया जाए ताकि वो इसको खाकर हमेशा जवान बने रहे और उज्जैन की जनता की सेवा करते रहें। और वो वेश्या ले जाके राजा जी को फल देखते हैं। राजा जी फल देखते ही मुस्कुरा जाते हैं कि ये तो वही फल है जो मैंने पिंगोली को दिया था। वो फिर पूछते फल कहाँ से आया। घूम के रिटर्न होके जाते हैं तो राजा जी का
ग्रस्त जीवन से मानवता से विश्वास उड़ जाता है कि मैं जिसका भला सोच रहा था वो किसी और का भला सोच रही थी और वो किसी और का भला। और ये राजा राजशाही छोड़कर चले आते हैं सरिस्का अभ्यारण्य के क्षेत्र में और यहाँ पर लंबी तपस्या करके कंठ फटे साधु के रूप में अपना जीवन व्यापन करते हैं। इसलिए भर्तहरि की राजा यहाँ पर रहे उज्जैन के, उनके नाम पर गुफा है भर्तहरि की गुफा। पांडुपोल हनुमान मंदिर, ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास के जीवन में से 1 साल का जीवन इस सरिस्का अभ्यारण्य के क्षेत्र में गुजारा और यहाँ पर पांडुपोल, जिस गुफा में पांडव रहते थे पांचों भाई, उस गुफा के अंदर एक मंदिर बनाया था उन्होंने, उसको पांडुपोल हनुमान मंदिर कहा जाता है। तो ये पांडुपोल हनुमान मंदिर पांडवों के द्वारा बनाया गया मंदिर है। भानगढ़ का किला, जिसको भूतों का किला भी कहा जाता है, हॉन्टेड दुर्ग बोलते हैं इसको, ये भी इसके अंदर ही आता है। और एक नीलकंठ महादेव मंदिर है, ये भी पांडवों के द्वारा बनाया गया है। ये पांचों ऐतिहासिक स्थल यहाँ पर आते हैं, ठीक है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, विषधारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ सांप और अजगर बहुत पाए जाते हैं और सांप अजगर दोनों ही विषैले जीव होते हैं, इसलिए इसको रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहा जाता है। यहाँ राजस्थान का 4th टाइगर प्रोजेक्ट और देश का 52वां टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया 2022 में। सांप और अजगर दोनों जीवों की शरण स्थली माना जाता है इस क्षेत्र को। ये सवाई माधोपुर से लगा हुआ है, तो टाइगर बार बार वहां से निकलकर इस क्षेत्र में आ जाते थे। बाद में इसी को टाइगर प्रोजेक्ट घोषित करके अलग से इसको डेवलपमेंट किया जा रहा। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, सितंबर या अगस्त 2023 में इसको राज्य का 5वां टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया और देश का 54वां टाइगर प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। तो धौलपुर करौली दोनों जिलों के जितने भी वन्य जीव अभ्यारण्य वाला क्षेत्र था उनको मिलाकर टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया गया। ये भी सवाई माधोपुर से जुड़ा हुआ एरिया आता है। अगला अभ्यारण्य है ताल छापर अभ्यारण्य चूरू, ठीक है। ताल छापर अभ्यारण्य चूरू के पास ही एक जगह है। 1971 में यह अभ्यारण्य बना था। काले हिरण के लिए बहुत प्रसिद्ध है और कुरंजा नाम का एक पक्षी है उसके लिए भी ये प्रसिद्ध है, ठीक है। काले हिरण और कुरंजा के लिए यह क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर हिरणों की पसंदीदा घास मेथिया साइप्रस घास, मोथिया लिखा हुआ है, इसको मेथिया करना, ठीक है। ये एक ही मात्रा है और ऊपर मेथिया, मेथिया साइप्रस घास है। ये हिरणों की पसंदीदा घास यहाँ पर उगती है, इसलिए ये क्षेत्र में काले हिरण बहुत पाए जाते हैं। गुरु द्रोणाचार्य हुआ करते थे, उनका ये क्षेत्र रहा। यहाँ पर आश्रम था गुरु द्रोणाचार्य का और इस क्षेत्र में ताल छापर क्षेत्र में उन्होंने लंबी तपस्या की, इसलिए चूरू का नाम द्रोणपुर उन इन्हीं के नाम पर रखा गया कि द्रोणाचार्य का आश्रम ताल छापर में रहा है, तो चूरू का नाम द्रोणपुर द्रोणाचार्य के नाम पर ही रखा गया। 8वां अभ्यारण्य है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। कुंभलगढ़, उदयपुर, राजसमंद, पाली तीनों जिलों में फैला हुआ ये अभ्यारण्य है, बड़ा अभ्यारण्य है। भेड़िया होता है इसकी ये प्रजनन स्थली है। स्थानीय भाषा में इसको घंटेल कहा जाता है वहां पर भेड़िया को। तो ये भेड़िया की प्रजनन स्थली है, बहुत ज्यादा यहाँ पर भेड़िया पाए जाते हैं। रनकपुर का जैन मंदिर है, ठीक है। खंभों पर खड़ा घर बोला जाता है इसको, इतने खंभे हैं इस पर, तो ये खंभों का घर बोलते हैं इसको। रनकपुर जैन मंदिर को 1444 खंभे हैं यहाँ पे, ठीक है। 1444 खंभों पे बना हुआ ये रनकपुर का जैन मंदिर है, पाली के अंदर। ये भी इसी के अंदर आता है इस अभ्यारण्य में, ठीक है। ये पाली में आता है रनकपुर जैन मंदिर। 4400 खंभों का मंदिर बोलते हैं रनकपुर जैन मंदिर को। राष्ट्रीय मरु उद्यान, सबसे बड़ा पार्क है ये, क्योंकि रेगिस्तान में फैला हुआ है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेशनल पार्क बोल सकते हैं उसको। जैसलमेर बाड़मेर दोनों जिलों में फैला हुआ है, राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य। गोडावन जो हमारा राज्य पक्षी है, ठीक है। देश का राष्ट्रीय पक्षी तो हमारा मोर है, पर राजस्थान में गोडावन को राज्य पक्षी का दर्जा प्राप्त है, तो गोडावन की शरण स्थली है। इस क्षेत्र में गोडावन ज्यादा निवास करते हैं। एक आकल वुड फॉसिल पार्क बना हुआ है, लकड़ियों के बीच में
पुराने समय के जूरासिक काल के जीवाश्म पाए गए हैं। डायनासोर की बॉडी वगैरह मिली है, कुछ पुरानी चीजें जो लकड़ी के बीच में रह गई थी। तो काफ्त जीवाश्म यहाँ पर आकलवुड फॉसिल पार्क के अंतर्गत पाए गए हैं। यहाँ पर एक विशेष सेंटर बनाया गया आकलवुड फॉसिल सेंटर के नाम से, और उसमें ये जितने भी जीवाश्म मिले हैं उनको सुरक्षित रखा गया है। 10वां जयपुर के अंदर है नाहरगढ़ अभ्यारण्य। ठीक है, यह राज्य का प्रथम जैविक उद्यान है। जैविक उद्यान का मतलब है कि आपने उसको बायोलॉजिकल रूप से डेवलप किया है। तो नाहरगढ़ अभ्यारण्य सरकार के द्वारा जैविक उद्यान के रूप में डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर एक छोटे से क्षेत्र में शेर को रखा गया, लोयन को। तो यहाँ पर शेर सफारी करवाई जाती है। एक निश्चित क्षेत्र में बाड़े के अंदर लोयन को रखा जाता है और वहाँ देखने के लिए काफी लोग आते हैं। जयपुर का चिड़ियाघर जो पहले आपका अल्बर्ट हॉल के पास हुआ करता था, वो भी अब नाहरगढ़ अभ्यारण्य के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। हाल ही में यहाँ भालू के रेस्क्यू सेंटर खोला गया है कि भालू का इलाज के लिए यहाँ पर एक सेंटर खोला गया, भालू रेस्क्यू सेंटर। क्योंकि यहाँ पर एक्सीडेंट बहुत होते हैं रोड पर जानवरों के, तो इसलिए यहाँ पर भालू के एक्सीडेंट के कारण रेस्क्यू सेंटर खोला गया। सीता माता अभ्यारण्य अभी विशेष रूप से जब से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो एक दौड़ सी चली गई है कि राम सीता माता लव कुश के नाम पे कुछ ना कुछ हर सरकारें कर रही है। तो राजस्थान में एक सीता माता अभ्यारण्य हुआ करता था प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। ठीक है, मोस्टली एरिया इसका प्रतापगढ़ में आता है, थोड़ा बहुत जिला चित्तौड़गढ़ के अंदर अभी आता है। यहाँ उड़न गिलहरी पक्षी, एक गिलहरी है जिसके पंख नुमा भाग निकला रहता है और वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाती है तो ऐसा लगता है कि उड़ के जा रही है, हवा में जाती है, उड़ने जैसे पंख निकले हुए हैं, तो इसको उड़न गिलहरी यहाँ पाया जाता है। एक चौसिंगा नाम का हिरन पाया जाता है, हिरन ही होते हैं बस उसके सींग ऐसे ऐसे निकले रहते हैं। तो ये 2 सींग ये और 2 सींग ये, तो ये चौसिंगा हिरन हो जाता है। ठीक है, और यहाँ लवकुश नाम के 2 झरने हैं। ठीक है, गर्म ठंडे पानी के झरने लवकुश के नाम पर। तो ये सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ के अंतर्गत आता है। इसके विकास के लिए राज्य सरकार अभी बहुत कार्य कर रही है कि सीता माता के नाम से जो अभ्यारण्य है उसका विकास किया जाए। तो भजन लाल सरकार का इस पर विशेष फोकस है। ठीक है, 10-11 अभ्यारण्य मुख्य हमारे नेशनल पार्क याद रखना। ठीक है, उसके बाद प्रमुख जनजातियां। ठीक है, सांस्कृतिक रूप से देखें तो इनका जनजातियां प्राकृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने वाला एक विशेष समूह होता है। इनकी अपनी अलग पहचान होती है, अपनी सांस्कृतिक धरोहर होती है। तो राजस्थान में कुछ प्रमुख जनजातियां हैं। ठीक है, जनजातियां का मतलब हो जाता है ट्राइबल्स। एफटी जो आप पढ़ते हो शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो ये ट्राइब्स ही होती हैं जनजातियां। एक कथोड़ी जनजाति होती है। थोड़ी सी जानकारी कि क्या होती है जनजातियां, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र से निवास करते हो और आपसे का इंटरव्यू होता है तो वहाँ आपसे ऐसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकते हैं कि अच्छे उदयपुर में रहते हो, कथोड़ी जनजाति के बारे में क्या जानते हो, तो आप बेसिक जवाब दे सको अगर उस क्षेत्र से आते हो। तो मूल रूप से ये महाराष्ट्र की जाति है, राजस्थान में इनका अस्तित्व नहीं, महाराष्ट्र से ये राजस्थान में शिफ्ट हुए थे। ठीक है, मूल रूप अगर इनका मूल उत्पत्ति देखें तो महाराष्ट्र के अंदर की आती है। खेर एक वृक्ष होता है, उससे कत्था बनाते हैं। पान में जो सबसे पहले लगाया जाता है, एक तो सफेद चूना लगाते हैं, उसके ऊपर जो लाल लाल से कलर का होता है वो कत्था होता है। तो खेर के वृक्ष से कत्था बनाते थे ये। तो इनका मुख्य कार्य कथोड़ी जाति का क्या है, खेर के वृक्ष से कत्था बनाने का, इसलिए ये कथोड़ी कहलाए। सर्वाधिक राजस्थान के अंतर्गत उदयपुर जिले में आते हैं। इनकी विशेषता ये है कि महिलाएं बिल्कुल भी गहना नहीं पहनती। ठीक है, महिलाएं ऑर्नामेंट्स नहीं पहनती और इनको बंदर का मांस बहुत प्रिय होता है। ठीक है, महिलाएं गहना नहीं पहनती और कथोड़ियों को बंदर का मांस बहुत प्रिय होता है। दूसरी जनजाति आती है दामोर जनजाति। ठीक है, डूंगरपुर का सीमलवाड़ा क्षेत्र आता है, उसमें ये दामोर जनजाति निवास करती है। जैसे डूंगरपुर जैसे दामोर याद रह जाएगा। इसमें पुरुष भी महिलाओं की भांति गहने पहनते हैं। इस जनजाति के पुरुष भी महिलाओं के समान गहने पहनते हैं, वैसा ही शो। भरतपुर क्षेत्र में सांसी जनजाति आती है। ठीक है, ये भरतपुर में है। इनकी कुकड़ी रस्म बहुत फेमस है। ठीक है, कुकड़ी एक बहुत बुरी प्रथा है, वो इनकी प्रसिद्ध है। कुकड़ी प्रथा के अंतर्गत क्या होता है कि
किसी भी लड़की को विवाह से पहले उसके वर्जिनिटी टेस्ट करवाना होता है, ये कुकड़ी रस्म कहलाती है। तो इनकी कुछ कुकड़ी रस्म बहुत फेमस है। ये जातियां दो भागों में बटी होती है, दो शाखाएं हैं, एक बीजा शासी होते हैं, दूसरे माला शासी होते हैं। तो दो शाखाओं में ये लोग बटे हुए हैं, बीजा और माला। ठीक है। गराफिया जनजाति दक्षिण राजस्थान में, विशेष रूप से सिरोही उदयपुर में गराफिया जनजाति है। स्त्रियां श्रृंगार प्रिय होती हैं, इनको सजना संवरना बहुत प्रसिद्ध है और सुंदर भी बहुत होती हैं ये महिलाएं। तो गराफिया जाति की स्त्रियां श्रृंगार प्रिय और सुंदरता के लिए जानी जाती है। प्रेम विवाह को वरीयता देती है। सुंदर है तो नेचुरल है कि प्रेम विवाह को ही वरीयता देती हैं। ये लोग ज्यादातर प्रेम विवाह करती हैं। ठीक है। ग्यारसी बावड़ी का मेला लगता है, वहां पे अपने पति को चुन लेती है और वहीं से लव मैरिज कर लेती है। सहरिया जनजाति, ठीक है। सहरिया जनजाति कोटा की के आगे बारा पड़ता है। बारा जिले के अंदर किशनगंज और शाहबाद क्षेत्र सहरिया जनजाति का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। दो तहसीलें शाहबाद और किशनगंज, बारा जिले के अंदर। शहर शब्द का अर्थ होता है जंगल। तो जो जंगल में रहने वाले आदिवासी थे वो सहरिया कहलाए। इनका धारी संस्कार का एक प्रचलन है। ठीक है। धारी संस्कार क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो मर जाता है, मरने के बाद एक जब उसका अंतिम संस्कार के लिए लेके जाते हैं तो एक आटे से जमीन पे थोड़ा सा आटा छान दिया जाता है, उसको किसी बर्तन से ढक दिया जाता है। 11 दिन तक लगातार उस बर्तन पर कोई ना कोई व्यक्ति, घर का परिवार का व्यक्ति बेहता रहता है, उसका बेटा बेटो, माता बेटो या उसकी पत्नी बेटो। 11 दिन बाद उस बर्तन को हटाते हैं तो देखते हैं कि वो आटा जो आपने छान के ऐसे कैसे डाला था, उस पर किसी विशेष जानवर के, विशेष व्यक्ति के पद चिन्ह नजर आते हैं। और उन पद चिन्हों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि हमारा जो व्यक्ति हमारे बीच नहीं रहा वो अगले जन्म में किस जाति में, किस वर्ग में पैदा होगा। जैसे मान लो वहाँ कोई चिन्ह मिलते हैं पक्षी के, तो मोर के चिन्ह मिले तो मोर जाति में हमारा आदमी चला गया, अब वो मोर बन गया। तो ये धारी संस्कार क्या होता है, आटे के ऊपर धारियां बनकर देखा जाता है कि कौन सा चिन्ह वापस, अगर मानव के पैर नजर आते हैं तो वापस मानव जाति में वो पैदा होगा। ये धारी संस्कार है। सीताबाड़ी, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि सीता जी को जब राम भगवान ने त्याग दिया था तब सीता माता इस क्षेत्र में आकर रही थी और यहाँ वाल्मीकि जी का आश्रम, लव कुश का आश्रम बना हुआ है। तो ये क्षेत्र सीताबाड़ी क्षेत्र है और मेला लगता है। सीता जी की झोपड़ी यहाँ पर बनी हुई है रामायण काल की, ऐसा माना जाता है। शहरिया जनजाति के लोग दहेज नहीं लेते। अच्छा, पैसे होते ही नहीं तो दहेज लेते ही नहीं। ठीक है। मैं इनमें लोकल में रहता हूँ तो किताबों में लिखा हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको जवाब देना है कि दहेज लेते नहीं। हालांकि देने लेने के लिए इनके पास कुछ होता नहीं तो इसलिए नहीं देते लेते। मृत व्यक्ति का ये श्राद्ध नहीं करते, इस श्रद्धा को हटा लेना भाई, ये श्राद्ध है। ठीक है। श्राद्ध नहीं करते मृत व्यक्ति का। भील जनजाति, ठीक है, राजस्थान में सबसे फेमस जनजाति है, ये सबसे पुरानी जनजाति मानी जाती है और उदयपुर रियासत को पूरा पूरा बचाने में इन्हीं का योगदान माना जाता है। मीणा जनजाति के बाद राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है। भील शब्द की उत्पत्ति एक शब्द से हुई है, भील से। भील का मतलब होता है तीर कमान। तो वह व्यक्ति जो तीर कमान लेके अपने शिकार करते थे वो भील से धीरे धीरे भील कहलाने लगे और भील जनजाति का विकास हुए। ये पेड़ पौधों को साक्षी मानकर विवाह करते हैं। जैसे हिंदू समाज में एक साधन प्रचलन है कि अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए जाते हैं, ऐसे ये पेड़ पौधों को साक्षी मानकर पेड़ पौधों के आसपास फेरे ले लेते हैं। इस विवाह को हाथी वेंडो विवाह कहा जाता है। ठीक है। पेड़ पौधों को साक्षी मानकर विवाह करना हाथी वेंडो विवाह। छेड़ा फाड़ना, कोई पुरुष या महिला अपने पति या पत्नी को त्यागना चाहती है तो कपड़े का एक छोटा सा भाग जो आपके शरीर पे कपड़ा पहना होता है, जैसे उसका छोटा सा भाग फाड़ के दूसरे को पकड़ा देना, तलाक मान लिया जाता है, इसको छेड़ा फाड़ना कहते हैं। ठीक है। झगड़ा राशि, जब कोई पुरुष को स्त्री छोड़ के चली जाती है या स्त्री को पुरुष छोड़ के चला जाता है तो जो छोड़ के जाता है वो सामने वाले पक्षकार को, दूसरा पक्षकार है पति अपनी पत्नी को या पत्नी अपने पति को एक राशि देती है उसके जीवन यापन के लिए, उसको झगड़ा राशि कहते हैं। और ये समुदाय सामूहिक कार्य करता है। जैसे खेती करनी है तो एक के खेत में सभी लोग जाके वहां पर उसका खेती का काम करा देंगे, अगले दिन उसके घर वाले सारे जाके दूसरे खेतों में काम करा देंगे। तो ये सामूहिक रूप से कार्य करते हैं जिसको हेलमो कहा जाता है।
मीणा जनजाति, इस जनजाति से आप सब परिचित हैं, सबसे शिक्षित जनजाति, आईएएस आरएएस अफसर सारे इनके मिलेंगे, ठीक है। अच्छी जनजाति, पढ़ी लिखी। भूरिया बाबा गोमतेश्वर, प्रतापगढ़ गोमतेश्वर में भूरिया बाबा का मंदिर है, इनको मीणा जनजाति अपना कुल देवता मानती है। सवाई माधोपुर में रामेश्वर घाट है। मैंने जब नदियां पढ़ाई थी तो चंबल नदी, बनाफ नदी और दाई नदी, तीनों का संगम होता था इस रामेश्वर घाट पर। ये मीणाओं के लिए प्रयागराज माना जाता है। बहुत धार्मिक आस्था मीणाओं की इस जगह के साथ जुड़ी हुई है। तो ये राजस्थान में मुख्यतः 7 जनजाति थी। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में मोटी चीजें देख लेना। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना कम ही है, पर अगर आप इन क्षेत्रों से आते हैं, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भरतपुर, बारां, तो आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मीणा जनजाति के देख लेना विशेष रूप से ना। मोरनी विवाह भी इनका बहुत प्रसिद्ध है। जो इस जनजाति के वो जानते हैं क्या होता है मोरनी विवाह, ठीक है। फसलें, मैंने इसलिए लिख रखा है ये टॉपिक कि मैं कुछ टॉपिक पढ़ाऊंगा नहीं, आपको जनरली जानकारी दे दूंगा कि आप अगर वहां बताते हो कि ऑक्यूपेशन क्या है, पिताजी क्या करते हैं, सामान्यतः पूछ लेते हैं कई बार, जीवन यापन के लिए खेती के, या आप एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं तो एग्रीकल्चर में वो फसलों की किस्मों के बारे में पूछ लेते हैं। खरीफ क्या होता है, रबी की फसल क्या होती है, फसलें होती कितनी प्रकार की। तो फसलों के 3 प्रकार होते हैं, खरीफ, रबी और जायद। सबसे पहले बारिश होती है जून जुलाई में, तब से लेकर अक्टूबर नवंबर तक पहली फसल होती है, उस फसल को बोला जाता है खरीफ, ठीक है। बारिश से शुरू करना, साल से शुरू मत करना। जून जुलाई में बारिश होती है, तब से लेकर नवंबर दिसंबर तक पहली जो फसल होती है वो खरीफ। जैसे इसमें चावल होता है, सोयाबीन होती है, ठीक है, इधर बाजरा होता है, मक्का होता है, ज्वार होती है, और जो भी फसल आपके लोकल एरिया में पहली फसल जो होती है। उसके बाद दिन नवंबर दिसंबर में दूसरी फसल बोई जाती है, जिसको जनवरी फरवरी मार्च में काटा जाता है। उसको रबी की फसल कहते हैं, जिसमें सरसों आती है, गेहूं आते हैं, ठीक है, चने आते हैं, मटर आती है। जो भी फसल आप करते हो आपके क्षेत्र में चलती है वो सारी, जीरा वीरा इसके अंदर ही आता है ये फसल, ठीक है। जीरा है, मेथी है, जो भी आप। जायद फसल अप्रैल में, गर्मी में अप्रैल से लेके और अब जून तक, गर्मी के 2-3 महीनों में कुछ मूंग वगैरह उगाए जाते हैं, या तरबूज, खरबूज, ककड़ी, इनकी जो खेती की जाती है इसको जायद फसल कहा जाता है, ठीक है। विशेष रूप से तरबूज, खरबूज आ जाएंगे, मूंग आ जाएंगे, जो अप्रैल से लेकर जून तक बोए जाते हैं, काटे जाते हैं, ठीक है। मूंग, उड़द वगैरह ये जायद के अंतर्गत आते हैं, तरबूज खरबूज ज्यादा आते हैं। ये फसल की सामान्य जानकारी है। ब्लू पोट्री जयपुर की एक विशेष हस्तशिल्प कला है, ठीक है। ये हस्तशिल्प वाला हम पोर्शन पढ़ रहे हैं कि हाथों से क्या क्या किया जाता है, हस्तशिल्प कला, ठीक है। तो ब्लू पोट्री क्या है कि सफेद चीनी मिट्टी के सफेद बर्तन बनाए जाते हैं, जैसे आपके चाय वगैरह के कप होते हैं, उन पर नीले रंग का प्रयोग करके सुंदर आकृतियां बनाई जाती है, जिसको ब्लू पोट्री कहते हैं। ये मूल रूप से फारस की खाड़ी या ईरान जिस देश को बोलते हैं, ईरान या फारस, या इसको पर्सिया भी बोला जाता है, ठीक है। इस तो ये पर्सिया, ईरान, फारस से लेकर आई गई कला थी। पहले वहां से लाहौर आई, और लाहौर से जयपुर के राजा मान सिंह प्रथम इसको जयपुर लेकर आ गए, ठीक है। कृपाल सिंह शेखावत एक व्यक्ति थे, इन्होंने ब्लू पोट्री का बहुत ज्यादा विकास किया, और इसके लिए इनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया, कृपाल सिंह शेखावत को, ब्लू पोट्री के लिए। मीनाकारी एक हस्तशिल्प कला है जयपुर में। सोने के आभूषण पर रंग चढ़ाना, जो सोने का आभूषण होता है उस पर आप तरह तरह के नीले, लाल, काले, हरे रंग ये भरते हैं, इस कला को मीनाकारी कला कहते हैं। मीनाकारी कला के लिए जयपुर बहुत फेमस है। और कुदरत सिंह नाम के एक कलाकार हुए थे, उनको मीनाकारी के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला था, ठीक है। उफ्ता कला बीकानेर की फेमस है, ठीक है। ऊंट की खाल होती है, उस पर सोने की चित्रकारी करना उफ्ता कला कहलाता है, ठीक है। ऊंट के मरने के बाद उसकी खाल पे एक सोने की चित्रकारी करते हैं, स्वर्ण चित्रकारी, उफ्ता कला कहा जाता है। हिसामुद्दीन उफ्ता बहुत फेमस कलाकार थे इसके, जिनको पद्मश्री मिला। तो बीकानेर में ऊंट की खाल पर स्वर्ण चित्रकारी उफ्ता कला कहलाती है। टेराकोटा, ठीक है। टेराकोटा क्या होता है कि एक चिकनी मिट्टी विशेष रूप से
होती है जो बहुत मुलायम होती है, चिकनी मिट्टी, उसको पकाकर उसकी मूर्तियां बनाई जाती है, खिलौने आदि बनाए जाते हैं। ये मोलेला राज संबंध में इसका बहुत बड़ा उद्योग केंद्र बना हुआ है, एक बडोपल हनुमानगढ़ और हरजी जालोर में भी। ठीक है, यह मामा जी के घोड़े बनते हैं, मामा जी के घोड़े नाम से इसके टेराकोटा के मामा जी के घोड़े बनाए जाते हैं। तो मिट्टी के जो लाल लाल कलर के आपने छोटे छोटे खिलौने देखे होंगे मिट्टी के, वो कहलाते हैं टेराकोटा। ठीक है, इस जैसे कई बार आप गुल्लक वगैरह देखते हो, एक लाल लाल कलर की होती है, या आपने कहीं जयपुर जोधपुर के अंदर जब जाओ किसी दुकान वगैरह पर सामान वगैरह खरीदने, तो वहां आपने देखा होगा पानी का एक वो टोटी लगी होती है और पानी का एक बर्तन होता है, वो बर्तन भी इसी टेराकोटा का ही बना होता है, चिकनी मिट्टी का बना होता है। ठीक है, तो ये टेराकोटा कला कहलाती है। किशनगढ़ की चित्रकला शैली, चित्रकला शैली पूरे राजस्थान में अलग अलग रही, पर फेमस एक चित्रकला शैली है किशनगढ़ के अंदर। ठीक है, किशनगढ़ में राजा हुआ करते थे सावंत सिंह जी। इन सावंत सिंह जी स्वयं को भगवान कृष्ण के समरूप मानते थे, और इनकी एक प्रेमिका हुआ करती थी जिनका नाम था रसिक बिहारी। उनको राधा का स्वरूप मानते थे, खुद को कृष्ण का और अपनी प्रेमिका रसिक बिहारी को राधा का स्वरूप मानते थे। तो इन्होंने मोरध्वज निहाल चंद नाम का एक चित्रकार था, उससे अपनी प्रेमिका का एक चित्र बनवाया रसिक बिहारी का। वो चित्र कालांतर में, उस समय तो वो चित्र सिंपल चित्र था, बाद में वो बनी थनी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और एरिक डिक्सन नाम के एक अंग्रेज थे, उन्होंने इस चित्र को बनी थनी को भारत की मोनालिसा कहा था। ठीक है, मोनालिसा पूरे विश्व की सबसे सुंदर महिला की पेंटिंग बनी हुई है, उसको मोनालिसा पेंटिंग बोलते हैं। तो भारत में बनी थनी की जो पेंटिंग थी उसको भारत की मोनालिसा कहा जाता है। ठीक है, तो ये किशनगढ़ चित्रकला शैली में ये पेंटिंग बनी हुई है। मोरदद निहाल चंद इसके चित्रकार थे। ये इतनी फेमस पेंटिंग है कि 1973 में इस पर डाक टिकट जारी किया था। तो जो अजमेर किशनगढ़ क्षेत्र में से विशेष रूप से ये चित्रकला वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बनी थनी है क्या। बनी थनी एक चित्र है। ठीक है, राजा सावंत सिंह थे किशनगढ़ के, उन्होंने अपनी प्रेमिका रसिक बिहारी के का चित्र बनवाया। वो चित्र मोरदद निहाल चंद नाम के कलाकार ने बनाया था, उस चित्र को ही बनी थनी बोला जाता है। इसको भारत की मोनालिसा कहा था एरिक डिक्सन ने। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।